सबसे बड़ा रेलवे के पास है लैंड बैंक देश में, और दूसरा डिफेंस के पास है, तीसरा वक्फ की प्रॉपर्टीज। तो उनके पास अगर सबूत है तो उनको दिखाना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि सबूत मांगा जाएगा। कि वक्फ की जो इनकम है 5 साल पहले 150 करोड़ रुपए थी, 3 साल पहले 35 करोड़ इनकम हुई, और पिछले साल 1.3 करोड़ रुपए हुई। पुष्पा स्टाइल में कहा भी है कि झुकेंगे नहीं, झुकूंगा नहीं। इसका जो असर होगा वो जमीनी स्तर तक होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और आज राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया है सरकार की तरफ से, और उस पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रख रहे हैं। लेकिन इस बीच कल जो चर्चा हुई थी उसमें वक्फ को लेकर सरकार ने अपनी धारणा साफ किया कि आखिर क्यों जरूरत आ पड़ी इस संशोधन बिल की। जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे उन तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन इसी क्रम में कुछ तीखी नोकझोंक भी हुई, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हुए, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर का जब मौका आया वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखने का, तो उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए और उसी में एक आरोप लगा दिया। कर्नाटक का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका नाम ले लिया और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और ये बात जब आई तो आज जैसे ही सदन की कार्यवाही राज्यसभा में शुरू हुई तो सभापति से समय लेकर खुद सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और बड़े ही फिल्मी अंदाज में पुष्पा के डायलॉग के साथ कि सरकार डराना चाहती है लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ तो वक्फ को लेकर चर्चा हो ही रही है, सदन में आज राज्यसभा में भी आज इस पर चर्चा हो रही है, और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो आरोप लगाया है इस आरोप को लेकर भी अब काफी तेवर में दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो वो माफी मांगे, और अगर मेरे ऊपर ये आरोप लगेगा सही होगा तो फिर मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। हमारे साथ आज इसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो आरोप लगे हैं इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, अजीत प्रताप सिंह जी हैं और हरिशंकर जी हैं। अजीत प्रताप जी, इस पूरे मामले को पहले तो बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये मामला और अचानक वक्फ पर बोलते बोलते अनुराग ठाकुर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा पर हमला करते हैं। देखिए, जहां तक वक्फ की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है वक्फ के पास। सबसे बड़ा रेलवे के पास है लैंड बैंक देश में, और दूसरा डिफेंस के पास है, तीसरा वक्फ की प्रॉपर्टीज। लगभग 10 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है बहुत सारी जगह पे। और कल हमने सदन में भी देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाया कि कर्नाटका में एक जमीन है जिसे 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया और उस पर अब 5 स्टार होटल बन गया है। दूसरी बात, अच्छा, इसका विरोध नहीं किया गया है किसी भी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस की सरकार है वहां पर। दूसरी बात कि वक्फ की जो इनकम है 5 साल पहले 150 करोड़ रुपए थी, 3 साल पहले 35 करोड़ इनकम हुई, और पिछले साल 1.3 करोड़ रुपए हुई। तो इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 150 करोड़ जो इनकम रही होगी वक्फ की, वो इनकम 1 करोड़ कैसे हो गई? जरूर इसके पीछे कोई न कोई वजह है। और कल जो गृह मंत्री ने आरोप लगाया, हो सकता है अनुराग ठाकुर ने उसी से जोड़ा हो, लेकिन अमित शाह ने तो किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला कि वक्फ की एक प्रॉपर्टी है जिसे 99 साल की लीज पे दिया गया और वहां पर 5 स्टार होटल बना। इसका किसी भी पार्टी ने खंडन नहीं किया। तो कहीं न कहीं ये सब बातें जो कल चर्चा में हुई वो सामने है। हो सकता है कि कहीं से पता लगा हो कि खड़गे जी उससे जुड़े हुए हैं या उन लोगों से ऐसी रही होगी। लेकिन आज जब खड़गे जी गए, सभापति से मिले, उन्होंने सफाई दी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सबूत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अब जो है अनुराग के ठाकुर के द्वारा या किसी और के द्वारा कोई सबूत नहीं पेश किया गया। जांच का विषय हो सकता है कि वो उनसे जुड़ा हुआ है कि नहीं। लेकिन देखिए, इतना तो तय है कि देश में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर काफी भ्रष्टाचार है, क्योंकि कल लोकसभा में बिल पास हुआ। हम देखेंगे कि जो आम मुस्लिम लोग हैं उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, पटाखे फोड़े, काफी नाच गा रहे थे। तो उनको जानकारी है कि भाई ये प्रॉपर्टियों में किस तरह से
भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से उनकी जो जमीन है गरीब मुसलमानों की उस पर कब्जा कर ले रहे हैं। आप देखिए संसद इस पर जरा आपसे एक रिएक्शन हरिशंकर जी से भी ले लेते हैं। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा है, अदर हाउस में आरोप लगा, लेकिन लीडर ऑफ ओपोजिशन है राज्यसभा के, अब उन्होंने इसको दिल पर ले लिया है और चैलेंज भी वो कर रहे हैं। देखिए क्या एक रणनीति के तहत ये हुआ? नहीं, रणनीति नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप सीधे सीधे जो मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सबूत तो होगा, और नहीं है तो ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। दूसरी बात ये है कि वक्फ की जो जमीन है, हालांकि ये मल्लिकार्जुन अभी कह रहे हैं, फिर अगर अनुराग ठाकुर के पास, वो भी सदन में हैं, मौजूद हैं, तो उनके पास अगर सबूत है तो उनको दिखाना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि सबूत मांगा जाएगा और इस मामले में तो वाकई मांगा जाएगा, और वो कहेंगे भी कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने पुष्पा स्टाइल में कहा भी है कि झुकेंगे नहीं, झुकूंगा नहीं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन किसी पार्टी के वो अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, आरोप लगता है तो आमतौर पे सामने वाला ऐसा ही कहता है, लेकिन अब इस आरोप में कितना दम है, कितना तथ्य है, वो देखने वाली बात होगी। वक्फ बोर्ड पर बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। आपको याद हो, हम पहले से भी कह रहे हैं और तमाम पार्टियां भी कह रही हैं, बीजेपी कह रही है, चाहे और भी कुछ पार्टियों से इस तरह की आवाज आई थी कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका फायदा जो है आम मुसलमानों को नहीं मिल रहा, गिने चुने लोगों को मिल रहा है, और उसकी संपत्ति जो सालाना उससे आय है तकरीबन 12,000 करोड़ है सालाना आय, मतलब इतना ज्यादा रकम, लेकिन अब उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि उसका कहाँ जा रहा है, वो 12,000 करोड़ किसके जेब में जा रहा है, या खर्चा हो भी रहा है, या उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। चंद लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। अब देखिए, कर्नाटक में अगर 5 स्टार बन जा रही है वक्फ की जमीन में, तो उसका पैसा भी तो आया होगा, और कैसे आया, किस तरीके से आया, किस किस को दिया गया, ये सब भी अपने आप में मामला है। आप एक पटना का गरीब परिवार है, 10 पीढ़ियां निकल गई, 11वीं पीढ़ी में आकर के वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि ये जमीन जो है हमारी है। अब वो क्या करे, उसकी 10 पीढ़ी निकल चुकी है, और 10 पीढ़ी बाद आपको याद आ रहा है। तो ये सब इसी पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये कानून में संशोधन है, और इसका बहुत कई जगहों पर स्वागत हुआ है, विरोध है तो स्वागत भी हो रहा है। और इसका सबसे खास ये है कि इसके ट्रांसपेरेंसी होने से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होगा। बाद में ये भी होगा कि लोग ये भी तो पूछेंगे कि इसका पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट की बात, हालांकि सरकार ने कहा है कि जो ट्रस्ट की चीजें हैं उसका भी देखना चाहिए लोगों को, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको चीजें लोगों के सामने प्रत्यक्ष तरीके से बताना चाहिए। अब सरकार ने ये बिल लाया, लोकसभा में पास हो गया है, और कल एग्जाम्पल भी देते हुए उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने, जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें, कि कर्नाटक के मंदिरों से इतने पैसे आते हैं, वो पैसे आप लेते हैं वहां की सरकार पर। उन्होंने कहा आप वक्फ के जो है उससे आप क्यों नहीं लेते। ये भी एक बात है। वक्फ को लेकर अब ये माना जाए, जो अभी एक संख्या बल है राज्यसभा में, उसमें भी कोई दिक्कत सरकार को नहीं लग रही है उसको पास कराने में। दोनों सदनों से पास हो जाएगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, और फिर ये कानून बन जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। तो अब ये जो है, क्या आपको लगता है कि संविधान दोनों सदनों से पास होने के बाद जब लागू हो जाएगा, ये संशोधन अधिनियम बन जाएगा, तो वैसे में इस पर आगे भी सियासत होगी, विरोध होगा? क्योंकि अब एक तरफ से अभी मैंने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम अदालत जाएंगे, कुछ पार्टियों ने भी कहा है कि हम अदालत जाएंगे, स्टालिन ने भी कहा। देखिए, एक रास्ता है, वो अक्सर लोग जाते हैं जिससे सहमत नहीं है जो कानून बनता है, तो लोग जाते हैं, चुनौती देते हैं उसको। लेकिन ज्यादातर मौकों पे जब अगर संवैधानिक तरीके से कानून बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई राहत नहीं दे सकती। मतलब ठीक है, सुनेंगे जरूर, पूरा मुकदमा सुनेंगे, पूरा समय देंगे, दोनों पक्षों से जो भी कहना होगा वो सुनेंगे, लेकिन कोई बड़ी राहत मिले ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया पास करके ये बिल पारित हो रहा है। लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में भी। और संख्या बल देखिए आप, राज्यसभा में तो 236 टोटल वहाँ पे सांसद, 119 चाहिए, 119 चाहिए। बीजेपी के खुद 98 है, एनडीए की 115 है,
यानी 4 ज्यादा चाहिए, 6 तो नॉमिनेटेड ही है। अगर वो भी सरकार के पक्ष में ही वोट देते हैं हमेशा, तो अगर वो दे देंगे तो 121 हो जाएगा। अब विपक्ष के पास तो सिर्फ 88 है ना, तो माफ कीजिएगा 85 सांसद ही विपक्ष के पास है, तो कैसे बिल तो पारित होगा ही और कानून बनेगा ही। लेकिन जहां तक और रास्ते की बात करें, विरोध की बात करें, तो एक रास्ता बनता है कि उससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन मैंने पहले कहा कि संवैधानिक तरीके से बनाया गया कानून, ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिल पाएगी। ये बिल जहां तक कानूनी अगर नजरिए से देखें तो ये जैसे ही राज्यसभा से पारित होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, ये लागू हो जाएगा। लेकिन अभी एक चीज और है कि अभी जैसा अभी हरिशंकर जी कह रहे थे कि ये बिल जो है इसका विरोध तो पार्टियां कर रही हैं, कुछ जो संगठन है उनके हेड्स कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों से भी आप संपर्क में हैं, आम मुस्लिम से, उन लोगों की क्या सोच है? वो जिंदाबाद मुर्दाबाद स्वागत और ये सब विरोध तो हो रहा है, लेकिन अंदर से जैसे एक हो रहा था कि 3 तलाक के मामले में कि नहीं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन महिलाएं बड़ी संख्या में सपोर्ट में थी, कुछ बाहर निकली कुछ बाहर नहीं निकली, लेकिन वो खुश हैं। देखिए, आम जन की बात करें और गरीब मुसलमानों की बात करें तो वो इस विधेयक से बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से उनकी जो ज़मीन है कब्जा होती है, वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। और वक्फ पहले जो क्लेम कर दिया कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती थी। सिर्फ एक ट्रिब्यूनल होता था, वक्फ ट्रिब्यूनल, जहाँ पर ये जाते थे, ये शिकायतें जाती थी और उसका निर्धारण किया जाता था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन अब जो कानून बनेगा उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। दूसरा चीज़, एक नया वक्फ बोर्ड बनेगा जिसमें महिलाएं भी होंगी। तीसरा, डीएम को अधिकार होगा सर्वे करने का, यानी डीएम ऑफ रिपोर्ट पहले नहीं था। पहले डीएम से कोई लेना देना नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो अपना वक्फ ही संचालित करता था। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, नई चीज़ें जो इस विधेयक में लाई गई हैं। अब जो है, जब तक दान नहीं दिया जाएगा तब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। पहले वक्फ कुछ भी क्लेम कर देता था। वक्फ ने पार्लियामेंट क्लेम किया कि भाई वो वक्फ की ज़मीन पे पड़ा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, वहाँ भी एक मौलाना ने कहा नहीं भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर महाकुंभ हो रहा है। तो ये इस तरह से फर्जी क्लेम करना और अननेसेसरी विवाद जो खड़ा होता है, वो सब अगर नया कानून आएगा तो वो नहीं हो पाएगा। जब तक, मैंने कहा कि इसमें प्रावधान है इस बिल में कि जब तक दान नहीं किया जाएगा तब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। तो नए तरीके से जो ज़मीनें हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा कि आखिर किस तरह से ये वक्फ की प्रॉपर्टी है भी या नहीं भी है। इसीलिए आम जन, देखिए आम जन काफ़ी खुश हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती जो हथियार लेते थे, तो वो तो रुकेगा। आम जन के लिए तो बहुत फ़ायदा है। और हम खुद देखे जंतर मंतर पर राजनीतिक विरोध हुआ, सभी पार्टी के सांसद आए, लेकिन आपको भारी संख्या में लोग नहीं दिखाई पड़े। गरीब मुसलमान वहाँ नहीं दिखाई पड़े। कहीं भी जहाँ पे हुआ आप देखिए, नेता विरोध कर रहे हैं लेकिन आम जनता, इवन कि 500,000 लोग भी कहीं नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। तो इससे साफ है कि ये बिल गरीब लोगों के लिए, और उनको समझ में आ गया है कि ये उनके फायदे के लिए सरकार कर रही है। 2013 में संशोधन आया था, उस समय कहा यह जा रहा है कि उस संशोधन के बाद स्थितियां और थोड़ी वक्फ के लिए बिगड़ गई थी, मतलब मनमानी ढंग से होने लगा था। लालू प्रसाद यादव का एक बयान था संसद के अंदर, और वो कल बड़ा वायरल हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि कड़ा कानून चाहिए। फ्रेजर रोड में सारी जो बिल्डिंग्स हैं उसको वक्फ वालों ने कहा कि ये उनका है, उस पर वो कब्जा जमाए बैठे हैं, तो कानून का, डाक बंगला चौराहे पर, हाँ माफ करें, डाक बंगला चौराहे को लेके। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब इसके बाद अब ये एक चुनौती सरकार की भी होगी कि पास हो जाने के बाद, अधिनियम बन जाने के बाद, नए संशोधन के बाद उसको रेगुलराइज करना। बिल्कुल, रेगुलराइज एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जब संसद में आज राज्यसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति फाइनल हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। और कानून जब फाइनली बन गया, उसके बाद जो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य में डीएम इसके सर्वा होते हैं, अगर उनके पास इस तरह के मामले आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको वो सॉल्व करें, मैटर जो भी है वो अपने लेवल पर सॉल्व करें, नहीं तो आगे जो है हाईकोर्ट में जाने का प्रावधान है। दूसरा कि राज्यसभा में एक और सर कह रहे थे, तो उसमें
इसमें एक दो चीजें हैं जो बीजेपी की जो प्लानिंग है राज्यसभा के लिए, जो सर कह रहे थे, उसमें मैं थोड़ा सा 2 लाइन मैं उसमें बता दूं कि बीजेपी की जो राज्यसभा में प्लानिंग है 4-5 सीट, 4-5 जो है कम हो रहे हैं सदस्य। तो इनकी कोशिश ये है कि जैसे स्वाति मालीवाल अभी आम आदमी पार्टी में हैं तो सही, लेकिन इस पर वोटिंग कर सकती हैं। उनकी तरह कई और ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जिन पर बीजेपी की नजर है, और शायद वो वोटिंग उनके लिए कर YSR कांग्रेस भी है जो कि अभी क्लियर नहीं किया, बीजेडी है, उन लोगों ने भी तो बहुत सारी पार्टियां, अच्छा बीजेडी जो है, इससे पहले भी आपको याद हो कि मोदी सरकार के लिए अपना समर्थन दे चुकी है कई मामलों में, तो इस पर भी ऐसा ही लग रहा है। और कुछ दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ सदस्य अगर सदन में आए ही ना, तो संख्या टोटल का वैल्यूएशन कम हो जाएगा, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का ही। जी, तो कुल मिलाकर के देश में कानून की मांग उठ रही थी, और इसका जो असर होगा वो जमीनी स्तर तक होगा, क्योंकि अभी कानून की बात है, आगे जो है आप किसी के जमीन पर कब्जा करते हैं तो अब उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि मतलब बहुत ज्यादा परेशानी। पहले क्या होता था कि जो 13 संशोधन हुआ था जिसमें, उस समय क्या होता था कि एक गरीब आदमी का जमीन आपने कब्जा कर लिया, वो किसके पास जाएगा? जो जिले का जो वक्फ बोर्ड का अधिकारी है वही सुनवाई कर रहा है, वही जज है, और उसने फाइनल कर दिया। उसके अलावा उसके आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कानूनी तौर पे लीगली ये बड़ा मतलब लूप होल छोड़ा गया था कि वो जो अधिकारी कर देगा, भाई देश में तो ये मनमानी है, ये कहाँ का कानून है कि एक जो वक्फ बोर्ड का जो जिले में है चाहे राज्य में है, वो फाइनल कर दिया किसी जमीन को लेकर के, हमारी जमीन छीन गई और हम कहीं जा ही नहीं सकते किसी अदालत में। इस देश में अगर कुछ भी अपराध है, चाहे किसी भी तरह के मुकदमे हैं, किसी तरह के मामले हैं, किसी तरह की परेशानी है, तो उसके लिए अदालत है। लेकिन ये कैसा कानून था, इसमें अदालत में आप जा ही नहीं सकते। तो ऐसे कानून का तो मतलब ही नहीं बनता ना। आपने सीधा सीधा इस मामले में बीजेपी चाहे जो कहे, लेकिन आपने कानून को नजरअंदाज किया। वो नेता होते तो वो कहते कि गला घोटा गया इसमें, ये कैसा कानून है? तो अच्छा, हम उन लोगों के लिए उसमें सोचा ही नहीं गया, जो एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी है, उसके लिए सोचा ही नहीं गया। जी बिल्कुल। अब ये आम आदमी के लिए है, अब आम आदमी को इससे कितना फायदा होगा, ये तो जब पूरी तरह से कानून जब लागू हो जाएगा तो उस समय देखने को मिलेगा। फिलहाल राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा हो रही है। राज्यसभा से जब पास होगा तो फिर अब किस तरह से इसको लागू किया जाए, जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है। इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे राज्यसभा से पास होने के बाद। फिलहाल अभी हमारे साथ चर्चा में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए और इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट जरूर दीजिए, और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।